हेलो गाइस। अब आगे। अरे यार, ये बाथरूम किसने इतना दूर बनाया है? अगर मुझे मिल गया ना तो पक्का उसको उठा उठा कर मारूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो खुद के ही सिर पर चपत लगाते हुए अंडस को, अरे उसे करने के लिए उसे ढूंढना भी तो पड़ेगा ना, मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है, तो मैं उसे ढूंढूंगी कैसे और मारूंगी कैसे? तू भी ना अंशु, तुम भी पागल हो चुकी है। अंशिका इधर उधर डोलते हुए आखिरकार बाथरूम में पहुंच जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो वही लड़का उसके मुंह पर हाथ रखता है, उसको बेहोश कर लेता है। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे से कमरे में, जहां पर सिर्फ एक लाल रंग की रोशनी जाग रही थी और उसे पूरे रूम में हल्की सी झलक दिखला रही थी, अंशिका अपने सर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ जाती है तो वह खुद को असत हालत में उसे बेड पर पाती है। हम यहाँ पर कैसे आए और वह कौन था जिसने जिसने हमारे सिर पर वह मारा था? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अंशिका खुद को जैसे तैसे खड़ा करती है और चीजों से टकराते हुए गेट के पास पहुंचती है, लेकिन गेट बंद था। वह अपने सर से हेयर पिन उतरती है और उसे गेट के लॉक को खोलना लग जाती है। थोड़ी ही देर कोशिश करने के बाद वह गेट खुला भी जाता है। अंशिका अभी 2 दिन आगे गई ही थी कि तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वह डर जाती है और इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसे कोई नशा नहीं आता। वह फिर से अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगती है कि तभी एक हाथ उसकी एक रूम के अंदर खींच लेता है। ये रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंशिका खुद को संभाल कर उसे रूम को देखते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय उसे वह गहरी आंखों के। वह आंखें इतनी गहरी थी कि उसकी रूह के अंदर क्या है ये तक देख पा रही थी। अंशिका डर जाती है और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो आवाज उसके मुंह में ही रह जाती है। सामने वाले शख्स ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसको शांत कर देता है। अंशिका हैरानी से आंखें बड़ी कर लेती है। वह शख्स कुछ देर उसकी आंखों में देखा है और फिर उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखकर अपनी उसे रखे हुए होठों को चलाने लग जाता है। सामने वाले शख्स ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसको शांत कर देता है। अंशिका हैरानी से आंखें बड़ी कर लेती है। वह शख्स कुछ देर उसकी आंखों में देखा है और फिर उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखकर अपनी उसे रखे हुए होठों को चलाने लग जाता है। धीरे धीरे वह अपने होठों से उसके निचले होंठ को अपने मुंह में लेकर उसको बहुत ही प्यार से शक करने लग जाता है, जैसे कोई अपनी पसंद की चॉकलेट खा रहा हूँ। धीरे धीरे शक करते करते उसने उसके लाल होठों को और सदर लाल और हल्का सा सजा दिया था। जब दोनों की सांस भारी पड़ने लगती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अंशिका के ऊपर भी अब हल्का सा नशा अच्छा नहीं लगा था। ये सामने खड़े शख्स की किसका कमल था या फिर उसके शरीर में हो रहे बदलावों का कारण अंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आ रहा था तो वह सामने खड़े शख्स को पाना चाहती है, उसको अपना बनाना चाहती है और खुद को उसकी हो देना चाहती है। नाम। उद्धरण चिन्ह। सामने वाला शख्स अपनी गहरी आवाज में अंशिका के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए पूछता है, तो अंशिका अपनी नशे से डूबी आवाज और आंखों के साथ उसे शख्स को देखते हुए, अंशिका। उद्धरण चिन्ह। अंशिका इतना ही बोल पाती है कि वह शख्स उसके होठों को एक बार फिर से अपने होठों के बीच में फंसा लेता है और उसको किस करने लग जाता है। इस बार वो उसे किस करते करते उसके पैरों से उठाकर अपनी कमर पर लात लेता है और उसके मुंह में अपनी टग को ले जाता है। अंशिका भी उसे उसके मन की करने दे रही थी, वह भी अपने मुंह में उसकी चीज का स्वाद ले रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी भावनाएं जन्म ले रही थी, एक अजीब सी संश्लेषण जो उसको पागल बना रही थी, उसके ख्यालों को झंझोड़ रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करते करते बेड पर आ जाते हैं। वह सेक्स उसे लेकर बेड पर गिर जाता है और उसके फोटो को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लग जाता है। अंशिका भी उसको अपनी गर्दन एक साइड कर कर और सदा अच्छे से किस करने की अनुमति दे देती है।
वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए अपने प्यार के निशान छोड़ने लग जाता है, जिससे अंशिका आहा भर नहीं लग जाती है और उसकी आंखों का उसे शख्स पर कुछ गहरा ही असर होता है। वह भी अपने तेज पड़ी धड़कनों के साथ उसे लड़की को देखा है और धीरे धीरे उसके पहनी हुई क्रॉप टॉप को निकाल देता है। अब उसकी स्किन उसके सामने थी, जो कि मलाई से ज्यादा कोमल थी। वो लड़का धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगा जाता है और उसके पैर पेट पर भी अपने प्यार के निशान बन रहा था, जिससे अंशिका उसकी बालों को कसके अपने हाथों में पकड़ लेती है और फिर से अपनी सांसों की गति तेज कर देती है। वह शख्स भी अब उसके इन ख्यालों में हम डूब रहा था, धीरे धीरे उसकी पेंट को भी उसे निकाल देता है और अब वो पूरी तरह से अंशिका के ऊपर अपना प्यार चढ़ा रहा था। वो लड़का धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगा जाता है और उसके पैर पेट पर भी अपने प्यार के निशान बन रहा था, जिससे अंशिका उसकी बालों को कसके अपने हाथों में पकड़ लेती है और फिर से अपनी सांसों की गति तेज कर देती है। वह शख्स भी अब उसके इन ख्यालों में हम डूब रहा था, धीरे धीरे उसकी पेंट को भी उसे निकाल देता है और अब वो पूरी तरह से अंशिका के ऊपर अपना प्यार चढ़ा रहा था। अंशिका थी उसके प्यार में को रही थी, अब उसे लड़के से सब्र नहीं हो रहा था। वह अपने द्वारा पहने गए कपड़ों को निकाल देता है और धीरे धीरे अंशिका की रूप में उत्तर नहीं लग जाता है, जिससे अंशिका को हालांकि दर्द हो रहा था, लेकिन उसके साथ उसकी एक अजीब सी सेंसेशन और एक पूरे होने का एहसास भी हो रहा था, जिस वजह से वह उसे दर्द के आगे उसे प्लेजर को ज्यादा अहमियत दे रही थी। धीरे धीरे दोनों की सांसों के साथ जिस भी एक दूसरे में खुर जाते हैं, वह दोनों एक दूसरे को पर अपना प्यार चढ़ा रहे थे, कभी तेज तो कभी ठीक है। ऐसे ही पूरी रात उसे रूम में सिर्फ उनके प्यार की आवाज से और गहरी सांसों की आवाज से आती रहती है। दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। अंशिका तो बहुत पहले ही सो चुके थे। वह लड़का भी नीचे झुकता है और अंशिका के माथे को चुनकर उसकी बहुत ही सिक्योर तरीके से अपनी बाहों में थाम कर वह भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह बाहर से आ रही तेज आवाजों के चलते उन दोनों की नींद खुल जाती है। अंशिका अपने सिर पर हाथ रख लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो खुद को जब थोड़ा सा संभाल लेती हैं और अपनी हालत को देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी साइड पर लेटे लड़के को देखते हैं, जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत विला में जैसे ही धीरज जी न्यूज चैनल लगते हैं कि अचानक से उसे पर चल रही न्यूज से उनके हाथ से रिमोट नीचे फिसलकर गिर जाता है। वह हैरानी से स्क्रीन की ओर देख रहे थे। अब आगे आप देख रहे हैं आज के नामी परिवार के छोटे बेटे जो इस समय इस हालत में किसी होटल में पाए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये है मिस्टर रणविजय शेखावत के छोटे भाई अगनी शेखावत, जो इस छोटे से क्लब में किसी लड़की के साथ है। क्या नामी परिवार के बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है? और भी ना जाने कितनी बातें सभी न्यूज चैनल पर चल रही थी, जिस वजह से धीरज जी तो अपनी छाती पर हाथ रखकर सोफे पर गिर जाते हैं। उनके गिरने की आवाज सुनकर सभी वहां पर तक रहते हैं तो सबका ध्यान उन पर चला जाता है। वह जल्दी से हमको उठाकर अस्पताल में चले जाते हैं। वहीं पाखी का सीधा ध्यान टीवी पर चल रही है न्यूज पर जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है। सेल फोन जो न्यूज चल रही है, उन सभी न्यूज चैनल को अभी के अभी मुझे खत्म चाहिए। मुझे ये न्यूज चैनल अगली 5 मिनट में दिखते नहीं चाहिए। अगर ये दिखे तो तुम लोग कहीं दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। इतना बोलकर पंखुड़ी अपने फोन को रख देती है। वही जिससे उसे ने बात की थी वह शख्स पूरी तरह से पसीने से ठीक जाता है। पंखुड़ी अपनी कर की चाबी उठाती है और उसे क्लब की ओर आ जाती है। उसे क्लब को पूरी तरह से मीडिया वालों ने खेल रखा था। पाखी जैसे ही कर से उतरती है तो कुछ का ध्यान उसे पर चढ़ा जाता है। वो उसके सामने माइक लेकर आते हुए, माइक मैडम, आपका परिवार का नाम इस बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही इज्जत और सलमान के साथ लिया जाता है, लेकिन आपकी ही घर के बच्चे ने एक ऐसी ऊंची हरकत करने की कोशिश की, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में?
पंखुड़ी अपने ठंडोर के साथ उसकी खून कर देखती है, लेकिन शायद उसे रिपोर्टर को उसकी वह आंखों और उसका वह और समझ नहीं आया, तो वह फिर से बोल्ड बनते हुए, माइक मैडम, इस तरह से हमको आंखें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अगर सही समय रहते आपने यह आंखें पहले ही अपने देवर को दिखा दी होती तो आज आप सबको इन सवालों के बीच न करना पड़ता। पंखुड़ी अपने ठंडोर के साथ उसकी खून कर देखती है, लेकिन शायद उसे रिपोर्टर को उसकी वह आंखों और उसका वह और समझ नहीं आया, तो वह फिर से बोल्ड बनते हुए, माइक, बताइए पाखी, आप क्या कहना चाहते हैं अपने परिवार के इस घोटाले के बारे में, आपके परिवार की इस शर्मनाक हरकत के बारे में? क्या आप बड़े परिवार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे? अब पंखुड़ी के बस के बाहर की बात चली गई थी। उसने उसके परिवार पर उंगली उठाई और ऊपर से उनकी परप्रास पर, जो पंखुड़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह सीधा उसे रिपोर्टर का कल पकड़ लेती है और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल सामने करते हुए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सीधा मेरा नाम लेकर बुलाओ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मिस शेखावत हूँ, क्या समझे? शेखावत या फिर सपा, उसके बिना कोई नहीं। तुम मेरे कोई रिलेटेड नहीं हो जो सीधा मुझे मेरे नाम से बुलाकर मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ये बोलकर वो उसे रिपोर्टर को धक्का दे देती है, जिससे सीधा वह नीचे जाकर गिरता है, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कहीं नहीं थी। वह अपने कपड़ों को संभाल कर साफ करता है और खोलकर पंखुड़ी को देखते हुए, रिस्पेक्ट और इज्जत की बात अपना ही करो तो अच्छा है मिस पंखुड़ी शेखावत, क्योंकि आपकी इज्जत अपनी उसे चैनल पर ऑडियो के दम टिक रही है। ये है समझ में आपका स्टेटस, और आप चली हो मुझे बिना मतलब की हुलने, ये तो सही बात नहीं है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसे दो कौड़ी के रिपोर्टर शेखावत परिवार की इज्जत को उछाल सकते हैं और शेखावत परिवार कुछ भी नहीं करेगा? पंखुड़ी एक टेबल स्माइल देते हुए उन सब को देखते हैं। अचानक से उन सब का फोन रिंग करता है। वह सब जैसे ही अपने फोन में देखते हैं तो सबके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। उनका शरीर ऐसा हो गया था कि काटो तो खून नहीं। वह बस हैरानी ऑर्डर से पंखुड़ी को देख रहे थे, जो कि उन्हें देखकर एक डेविल सी हंसी हंस रही थी। मुझे लगता है मेरी कितनी औकात है और मुझ में कितना दाम है, ये तो तुम लोगों ने देखा ही लिया। क्या अब बोलना चाहोगे? वह क्या बोला था तुमने? हाँ, तुम्हारे परिवार की इस साथ हमारे चैनल पर कौड़ियों के दाम बिक रही है, तो चलो मैं कौड़ियों के दाम अपनी इज्जत खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारा चैनल इस लायक बचा है कि वो कोई भी एक्शन जाओ उसे पर रिएक्शन दे सके? अब उसे रिपोर्टर की बोलती बंद हो जाती है। उसका तो चैनल ही खत्म हो गया था जिसके सिर पर वह इतना ज्यादा उछल रहा था। अब उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वह किसी तरह से सभ्यता तो नहीं था। वह सीधे तौर पर पंखुड़ी की बेइज्जती कर रहा था, जिसका बदला पंखुड़ी ने बहुत ही अच्छी तरह से ले लिया था। क्या हो गया होगी बोलते पर बस इतना ही था तुम लोगों में, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी कान दिमाग खोल कर सुन। अगर आइंदा से किसी के फरकाबे में आकर मेरे परिवार के किसी भी शख्स के ऊपर ऐसी खिलौने हरकत की इल्जाम लगाया ना, तो उसका जिम्मेदार तुम लोग खुद होकर। और रही बात यहाँ पर चल रही सभी हरकतों की, तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो दोनों इंगेज्ड है। उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। वह सिर्फ अपना प्राइवेट समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए आए थे, लेकिन तुम जैसे खटिया लोग यह नहीं समझ पाएंगे। माइक ये बोलकर पंखुड़ी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ती है और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तो सभी रिपोर्टर उसका रास्ता छोड़ देते हैं। अब कुछ ही देर में पूरी तरह से न्यूज़ बदल चुकी थी। बस पंखुड़ी ने जो न्यूज़ चैनल सीधे तौर पर उसके परिवार की इज्जत को टारगेट कर रहे थे उनको ही खत्म कर दिया था, लेकिन जो अभी भी सच के साथ है वह अभी भी चल रहे थे। अब वह न्यूज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। हम अपने सभी दर्शकों से माफी मांगना चाहते हैं कि हम लोगों ने किसी गलत खबर के चलते एक इज्जतदार परिवार के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत की है। हम पूरी मीडिया की तरफ से शेखावत परिवार सिंह माफी मांगना चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि उनके प्राइवेट मोमेंट्स को हम इस तरह से खराब कर देंगे।
माइक ये बोलकर पंखुड़ी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ती है और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है तो सभी रिपोर्टर उसका रास्ता छोड़ देते हैं। अब कुछ ही देर में पूरी तरह से न्यूज़ बदल चुकी थी। बस पंखुड़ी ने जो न्यूज़ चैनल सीधे तौर पर उसके परिवार की इज्जत को टारगेट कर रहे थे उनको ही खत्म कर दिया था, लेकिन जो अभी भी सच के साथ है वह अभी भी चल रहे थे। अब वह न्यूज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। सब मीडिया चैनल माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पंखुड़ी के गुस्से का नतीजा तो देख ही लिया था। उसे टकराना मतलब अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को एक ही झटके में खत्म कर देना। वह सभी एक एक करके वहां से चले जाते हैं। वहीं अभी थोड़ी देर पहले जो बिजनेस वर्ल्ड में शेखावत परिवार के झूठी खबर को लेकर एक भूकंप सा आया था वह अब बिल्कुल शांत हो जाता है। यह ऐसा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही पाखी जब अंदर आती है तो सोफे पर एक साइड पर अंशिका तो दूसरे साइड पर अग्नि बैठा था। जी हाँ, अंशिका के साथ रात बिताने वाला और कोई नहीं हमारा अग्नि था। उन दोनों की आंखें शर्म से छुपी हुई थी जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करती हो। मुझे पता है इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब ये बात हद से आगे बढ़ चुकी है। किसी ने हमारे परिवार को टारगेट करने के लिए तुम दोनों को मोहरा बनाया है और मैं अपने परिवार की इज्जत को इस तरह से खराब नहीं कर सकती क्योंकि यह हमारे पुरखों की दी गई वह दौलत है जिसे हम चाह कर भी बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए अब मैंने जो सोचा है तुम्हें वही करना होगा। पाखी अपनी बहुत ही सख्त आवाज में रहती है क्योंकि चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। हालांकि पाखी अग्नि और अंशिका को पहले से ही मिलना चाहती थी। उसने अंशिका को बहुत समय से देखा था। उसके काम करने की स्कीम, उसकी घर संभालने की स्किल वह सभी में एक नंबर थी। इसीलिए उसने पहले ही अग्नि के लिए सरला जी से बात कर ली थी और सरला जी को भी अंशिका बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका किया गया रिश्ता इस तरह से इस रूप में सबके सामने आएगा। अग्नि जैसे ही अपनी भाभी की आवाज सुनता है तो वो उनकी तरफ देखा है, उसकी आंखें नम थी। वो उठना है और उनके गले से लग जाता है। अग्नि ने हमेशा से पाखी को अपनी एक अच्छी दोस्त और अपनी एक बहुत प्यारी बहन के रूप में देखा था। जब उसकी शादी हो गई तो वो उसकी दोस्त और भाभी भी बन चुकी थी। बाकी भी इस चीज को समझ रही थी। वह उसके सर को हल्के हाथों से सहलाने लगा जाती। मेरी बात का बुरा मत मानना अग्नि, लेकिन तुम्हें भी पता है अगर मैंने यह फैसला लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बात नहीं काटोगे और अपने इस रिश्ते को एक मौका दोगे। अंशिका अभी भी चुपचाप से वैसे ही बैठी हुई थी। पाखी उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ रख लेती है जिससे अंशिका की आंख से आंसू उसके हाथ पर गिर जाता। मेरी बात का बुरा मत मानना अग्नि, लेकिन तुम्हें भी पता है अगर मैंने यह फैसला लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बात नहीं काटोगे और अपने इस रिश्ते को एक मौका दोगे। अगर अग्नि मेरे भाई की समान है तो तुम्हें भी मैंने कभी अपनी बहन से काम नहीं समझा। यह मत समझना कि मैं सिर्फ अग्नि से उसकी मर्जी पूछी है। मैं तुमसे भी वही सवाल करती हूँ, क्या तुम हमारे घर का हिस्सा बनना चाहोगी? क्या तुम मेरी देवरानी बनना चाहोगी? सारा फैसला तुम दोनों का है। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी बतानी है, इसलिए जो तुम दोनों का फैसला हो वो मुझे बता दो। मैं दूसरे रूम में हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। ये बोलकर वह दूसरे रूम में चली जाती है। वही अग्नि और अंशिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। तो क्या फैसला लेंगे अग्नि और अंशिका, और क्या धीरज जी ठीक है या फिर आने को है एक और नया तूफान? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।